हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपके सामने कंप्लीट सॉल्यूशंस और कंप्लीट थ्योरी के साथ में यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करता है। इसी के साथ में मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि फ्री एजुकेशन के अंडर में आपको कंप्लीट एनटीएससी का एग्जाम और ओलंपिक एग्जाम्स की भी तैयारी कराता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 9 जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लास्ट चैप्टर है, ठीक है, सिमेट्री एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 आप लोग वॉच कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट तरीके से वॉच किया होगा। पार्ट 1 में हमने कवर अप किया था एमसीक्यूज को और वहां पे हमने फिलिंग द ब्लैंक्स देखे थे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कवर कर रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स को। तो क्वेश्चन नंबर 43 से आप लोग ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे। तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 43 है वहां से ट्रू एंड फॉल्स स्टार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम भी अपने क्वेश्चंस को। तो पहला सवाल जो ट्रू एंड फॉल्स का है क्वेश्चन नंबर 43 इस वीडियो का, वो आपके सामने है। तो चलिए हम एक एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए, ट्रू एंड फॉल्स में हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर छोटी बात का, हर छोटे शब्द का हमें ध्यान रखना है और विथ रीजन मैं आपको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बताऊंगा। तो चलिए, A right triangle can have at most one line of symmetry। अब राइट ट्राइंगल होता क्या है? तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो राइट ट्राइंगल आप लोगों को पता है एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये राइट ट्राइंगल है। जब मैं राइट ट्राइंगल की बात करूंगा तो राइट ट्राइंगल कैन हैव एट मोस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये कह रहा है होती है। तो यस, इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। डिपेंड करता है अगर दोनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 45 डिग्री के दो एंगल्स दिए हैं तो यस हम कहेंगे एटमोस्ट वन जो है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो यस यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। एटमोस्ट एक तो होती है, डिपेंड करता है कि दिए हुए दो इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। क्लियर है? तो ये राइट ट्राइंगल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। A kite has two lines of symmetry। अब अगर मैं काइट की बात करूं तो काइट जब आप देखते हैं तो काइट मतलब पतंग, और पतंग में हमेशा याद रखिएगा कि दो एडजेसेंट साइड, अगल बगल वाली साइड इक्वल्स होती हैं और बाकी दो जो साइड्स हैं वो अनइक्वल होती हैं। मतलब सॉरी, ये दोनों इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल होगी और ये जो है ये इसके इक्वल होगी। तो यहां पर जब मैं काइट की बात करूंगा तो काइट कुछ इस तरह का फिगर दिखता है। अ काइट हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब टू लाइंस ऑफ सिमेट्री की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो ये बनेगी, ठीक है। जब मैं इसको फोल्ड करूंगा, इस पार्ट को इधर फोल्ड करूंगा तो ये इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से, ठीक है, अलाइन दिखेगा मुझे, एक एक पार्ट उससे मैच करता हुआ दिखेगा। तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री तो दिख रही है। इसमें सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होती। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ना कोई दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो काइट में सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। यहां पे कहा है अ काइट हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। इस केस में मैं कहूंगा कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यस, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। अ पैरेललोग्राम हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं, देखिए यहां पर ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रोम्बस और पैरेललोग्राम के अंदर। पैरेललोग्राम एक इस तरह का फिगर है जो कि रेक्टेंगल जैसा ही दिखता है लेकिन ऊपर से थोड़ा सा झुका हुआ होता है। रेक्टेंगल क्या होता है? जहां पे अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी, ये पैरेललोग्राम है, ये ऊपर से झुका हुआ बनता है, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम की जब मैं बात करूंगा तो हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। आप चाहे इसमें वर्टिकल बना लीजिए, आप चाहे इसमें हॉरिजॉन्टल बना लीजिए, आप चाहे इसमें डायगोनल बना लीजिए, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री आपको पता है कि इस तरह की लाइन होती है जो इमेजिनरी लाइन है, और उस इमेजिनरी लाइन को अगर मैं किसी भी ड्राइंग मतलब किसी भी दिए हुए फिगर के सेंटर में से पास करवा दूं तो उसके जो दो पार्ट बनते हैं वो दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर तरीके से अलाइंड दिखने चाहिए, ठीक है। अब जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो पैरेललोग्राम के ऊपर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब सेंटर से अगर आप लाइन पास करा दे तो जो दो पार्ट बनते हैं वो कभी तुम्हें अलाइन नहीं मिलने वाले। तो आप पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। मैं कहूंगा यहां पे ट्रू आना चाहिए। क्लियर है? तो तीन क्वेश्चन, तीन फिगर आप लोगों के सामने हैं। उसके बाद
इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब चलिए यहां पे आ जाते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। जब मैं बात करता हूं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड डिफरेंट होती है। ये क्या कह रहा है, अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है, देन इट नीड नॉट बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। उस केस में वो इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं होगा। चलिए देख लीजिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल में मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अगर मैं यहां पर आइसोसेलेस ट्राइंगल देखूं तो लाइन ऑफ सिमेट्री आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ वो पास होती है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, बाकी आप कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं पास कर सकते हो। ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो आइसोसेलेस ट्राइंगल में होती है, ये सिर्फ बाइसेक्टर एंगल का बाइसेक्टर से बनती है। कौन से एंगल? वो एंगल जो कि दो इक्वल साइड्स के बीच में एंगल बनता है। दो इक्वल साइड के बीच में बन रहा एंगल, अगर उसका आप एंगल बाइसेक्टर बना दें, मतलब अगर उसको दो इक्वल एंगल्स में बांट दें, तो ये दो पार्ट्स प्रॉपर तरीके से अलाइंड दिखेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है, इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, देन इट नीड नॉट बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। मैं कहूंगा वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो तीनों साइड इक्वल हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल में यहां पे थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। यहां पे बोल रहा है देन इट नीड नॉट बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये स्टेटमेंट जो है ये इनका फॉल्स स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं नहीं होगा, मैं कह रहा हूं होगा, ठीक है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, वो उस केस में आइसोसेलेस नहीं होगा, ठीक है। इफ अ रेक्टेंगल हैज मोर देन टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब रेक्टेंगल क्या होता है? तो रेक्टेंगल अगर आप देखें तो इसको रेक्टेंगल बोलेंगे जहां पे सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये साइड इस साइड के इक्वल है और पैरेलल है। रेक्टेंगल में अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री बनाता हूं तो यहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री दो बनती हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल में हमेशा दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर किसी रेक्टेंगल में दो से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही हैं तो वो स्क्वायर कहलाएगा। स्क्वायर में क्योंकि फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती है, तो ये कह रहा है देन इट मस्ट बी अ स्क्वायर। यस, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अ रेक्टेंगल हैज मोर देन टू लाइंस ऑफ सिमेट्री देन इट मस्ट बी अ स्क्वायर, वो स्क्वायर होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ठीक है। मैंने एक एक ड्राइंग आपको बना के ट्रू एंड फॉल्स पूरा यहां पे समझाया, क्वेश्चन नंबर 43 से लेके क्वेश्चन नंबर 47 तक। चलिए बोर्ड कर लें क्लियर यहां पर, तो बोर्ड को हम कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्या कह रहे हैं यहां पे, इधर ध्यान दीजिएगा, विथ रूलर एंड कंपास, ठीक है। अब रूलर किसको बोलते हैं? तो रूलर आप बोलते हैं एक स्केल को। स्ट्रेट जो स्केल होता है 12 सेंटीमीटर का, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको रूलर बोलते हैं, इस तरह के टूल को। और कंपास किसको बोलते हैं? तो कंपास इज बेसिकली जहां पे पेंसिल को होल्ड करवाया जाता है। तो दो आर्म्स होती हैं, ठीक है। एक आर्म दूसरी आर्म के मुकाबले छोटी और बड़ी, मतलब एक बड़ी आर्म होती है, एक छोटी आर्म होती है, इसमें फिक्स्ड पॉइंट होता है और इसके अंदर यहाँ पे हम पेंसिल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के टूल को हम कंपास बोलते हैं। अब रूलर और कंपास, विथ रूलर एंड कंपास वी कैन बाइसेक्ट एनी गिवन लाइन सेगमेंट। दी हुई कोई भी लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट हो सकती है, दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ सकती है अगर मैं रूलर और कंपास का यूज करूं। रूलर का यूज करके भी कर सकते हैं, बहुत आसान होता है रूलर से। कंपास से भी हम बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री पार्ट में, थ्योरी पार्ट में मैंने आपको सिखाया है कि कैसे एक लाइन यूजिंग कंपास बाइसेक्ट की जा सकती है, दो इक्वल पार्ट्स में बांटी जा सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कंप्लीट तरीके से उस वीडियो को वॉच करिए, ठीक है। वहां पे आपको ये चीज समझ आएगी और ये स्टेटमेंट आपको ट्रू है, ठीक है। तो मैं कहूंगा दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। Only one perpendicular bisector can be drawn to a given line segment। अगर आपको कोई एक लाइन सेगमेंट दी है ना, लाइन सेगमेंट है, जब वर्ड लाइन सेगमेंट आता है दैट मीन्स एक इनिशियल पॉइंट है स्टार्टिंग का और एक एंडिंग पॉइंट है। मान लो ये लाइन है हमारी 5 सेंटीमीटर की, तो इस 5 सेंटीमीटर की लाइन को क्या हम बाइसेक्ट कर सकते हैं? तो यस,
कोई भी लाइन बाइसेक्ट हो सकती है। ओनली वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? तो जब इस लाइन को प्रॉपर तरीके से एकदम सेंटर से मैं बाइसेक्ट कर दूं और जो लाइन इसको बाइसेक्ट करेगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री भी बन रहा है, और इक्वल मतलब ये पार्ट 2.5 और ये पार्ट 2.5 इक्वल पार्ट आ जाएगा। तो यहां पे बोल रहा है ओनली वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन सेगमेंट। यस, ट्रू है। परपेंडिकुलर तो बन सकते हैं बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल सेक्शंस में बांटना। तो दो इक्वल सेक्शंस में बांटने के लिए जो बाइसेक्टर बनाते हैं एक लाइन सेगमेंट के लिए, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है, और ये सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर ट्रू है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 50 क्या कह रहा है? टू परपेंडिकुलर्स कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट। ये कह रहा है दो परपेंडिकुलर्स बन सकते हैं टू अ गिवन लाइन। अब मान लीजिए आपको ये लाइन दी है, इस लाइन के ऊपर आपको दो परपेंडिकुलर्स बनाने हैं, तो एकदम बन सकते हैं दो परपेंडिकुलर। क्या बोला आगे? पूरा स्टेटमेंट हमें एक एक शब्द का ध्यान रखना है। क्या बोला है? टू परपेंडिकुलर्स कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन। यस, बन सकते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट। अब मान लो मैंने बोला कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाओ। ठीक है, इस लाइन के लिए इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो एक ही बन सकता है, इस पॉइंट से दूसरा परपेंडिकुलर इसी लाइन पे नहीं बन सकता। ठीक है, नहीं बन सकता। इन्होंने बोला है बन सकता है। अगर कोई एक पॉइंट में आउटसाइड द लाइन दे दूं तो ये गलत स्टेटमेंट है, मैं कहूंगा ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। कमेंट बॉक्स में आप साथ में कमेंट भी देते जाइए कि यहां तक आपको चीजें समझ आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? विथ अ गिवन सेंटर, मान लो तुम्हें कोई सेंटर दिया हुआ है एंड अ गिवन रेडियस। अब हमें कोई एक सेंटर दिया है, प्लेन के ऊपर हमें कोई पॉइंट दिया है, उस पॉइंट से हमें एक पर्टिकुलर रेडियस बोल दिया। मान लो हमें बोल दिया 2 सेंटीमीटर का सर्कल बनाइए। तो ये कह रहा है विथ अ गिवन सेंटर एंड अ गिवन रेडियस। रेडियस होता है सर्कल के अंदर। ठीक है, वो पॉइंट, वो डिस्टेंस जो कि चारों तरफ, ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट के इक्वल रहता है, उसको रेडियस बोलते हैं। तो विथ अ गिवन सेंटर एंड अ गिवन रेडियस ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन। सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है। तो यस, सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। ठीक है, मैं कहूंगा ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 48 से लेके क्वेश्चन नंबर 51 तक भी हमने यहां पर सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 43 से हमने चालू किया था, क्वेश्चन नंबर 51 तक ट्रू एंड फॉल्स आप देख चुके हैं। एक छोटी सी वीडियो है, पूरी वॉच करिएगा, एक एक ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूँ। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है यूजिंग ओनली द टू सेट स्क्वायर्स ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री कैन बी ड्रॉन। ठीक है, कोई एक एंगल है 40 डिग्री हम ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग ओनली द टू सेट स्क्वायर्स। दो सेट स्क्वायर्स का यूज करके, और सिर्फ दो ही सेट स्क्वायर्स का यूज करके आप 40 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एक भी सेट स्क्वायर अगर आपके पास होगा तो आप उससे 40 डिग्री आसानी से बना लेंगे, क्योंकि एक ही सेट स्क्वायर होता है जहां पे आप देखेंगे आपके पास दो सेट स्क्वायर हैं। बेसिकली दोनों सेट स्क्वायर्स के आपको एंगल याद होने चाहिए। दोनों सेट स्क्वायर में कॉमन पार्ट क्या होता है कि आपको 90 डिग्री का एंगल दिया रहता है। ठीक है, आपको 90 डिग्री का एंगल दिया रहता है दोनों के दोनों सेट स्क्वायर्स के अंदर। तो यहाँ पे ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल यहाँ पे 30 डिग्री का होता है। ठीक है, ये 90, ये 30, और यहाँ पे ये जो एंगल आता है ये आपका आता है 60 डिग्री का। ठीक है, और दूसरा जो दो एंगल्स हैं वो इस ट्राइंगल में एक अगर 90 डिग्री है तो बाकी दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब 45 डिग्री और 45 डिग्री बनाते हैं। ये कह रहा है कि यूजिंग ओनली द टू सेट स्क्वायर्स ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री कैन बी ड्रॉन। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 40 डिग्री का एंगल सेट स्क्वायर के यूज से हम नहीं बना पा रहे। क्लियर है ये चीज?
चलिए अब क्या करेंगे, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 पे मूव करते हैं। बोर्ड यहां पे कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा क्या स्टेटमेंट बोल रहा है। यूजिंग ओनली द टू सेट स्क्वायर्स ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री कैन बी ड्रॉन यूजिंग ओनली द टू सेट स्क्वायर्स। ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है सर। ये फॉल्स है, ये ट्रू है। भाई यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल नहीं मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ पे 15 डिग्री का एंगल आराम से बन सकता है। कैसे बन सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको चीजें समझ आनी चाहिए, सेट स्क्वायर यूज करना आना चाहिए। अभी मैंने बताया दो सेट स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। एक सेट स्क्वायर जहाँ पे आपको 30 डिग्री का एंगल मिलता है, ठीक है, यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ पे आपको 60 डिग्री का एंगल मिलता है। क्लियर। अब आपको बनाना है 15 डिग्री का एंगल, तो ध्यान दीजिएगा दूसरा एक और सेट स्क्वायर है आपके पास। इस सेट स्क्वायर को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक तो 90 डिग्री का है और एक जो है ये 45 डिग्री एंड 45 डिग्री के दो एंगल्स हमें मिलते हैं, ठीक है। अब मुझे अगर 15 डिग्री ड्रॉ करना है तो 15 डिग्री कैसे बनेगा, तो आप एक काम करिए, पहले तो आप यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाइए। देखिए ये 60 डिग्री का एंगल है, तो अगर मैं ये वाला पॉइंट यूज करता हूं तो एक 60 डिग्री का एंगल मुझे मिल जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री के बाद ये जो 45 डिग्री वाला पार्ट है अगर मैं इधर ही रख दूं तो यहां पे ये 45 डिग्री मुझे मिलेगा, ठीक है। और मैं देखूंगा ये जो एंगल है ये 15 डिग्री का बन जाएगा। तो दो सेट स्क्वायर का यूज करके मैं 15 डिग्री का एंगल बना सकता हूं, ये दोनों वर्टेक्स, ठीक है। पहले मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री में मैंने 45 डिग्री रखा, तो 60 माइनस 45, आप देखेंगे जब 60 में से मैं 45 डिग्री का एंगल माइनस करूंगा तो 10 में से गए 5, तो 5 और 5 में से 4 गया तो एक 15 डिग्री आएगा, यहाँ पे 15 डिग्री। तो ये जो 15 डिग्री का गैप है, यस 15 डिग्री का एंगल बन सकता है दो सेट स्क्वायर्स का यूज करके। यही यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रू बोला। क्लियर है ये चीज। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। चलिए ये वाला पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया क्लियर। मैंने दोनों सेट स्क्वायर्स का यूज करने का तरीका आप लोगों को थ्योरी पार्ट में समझाया है। If an isosceles triangle has more than one line of symmetry, अब मान लीजिए यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल अभी मैंने पीछे भी समझाया था, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को बोलते हैं जहाँ पे दो इक्वल साइड्स होती हैं, ठीक है। और इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो इस एंगल से जब एंगल बाइसेक्टर बनता है तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। If an isosceles triangle has more than one line of symmetry, then it must be an equilateral triangle. Yes, यहाँ पे equilateral triangle कहेंगे अगर isosceles triangle में एक से ज्यादा क्या होंगे, line of symmetry होगी। तो यहाँ पे ये कहेंगे हम statement true है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है। A square and a rectangle have the same number of line of symmetry. एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल में सेम नंबर ऑफ क्या होती हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। चलो देख लेते हैं। ये देखना, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री दो होती हैं, एक ये और एक ये। लेकिन जब मैं बात करूंगा स्क्वायर की, तो स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जहां पे चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, डायगनली भी है। तो चार लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल में दो लाइन ऑफ सिमेट्री और स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेंगी। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 55 में, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। फॉल्स स्टेटमेंट है, सेम नंबर नहीं है, डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। क्लियर है यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 55 तक हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, ट्रू एंड फॉल्स। क्या बोल रहा है, अ सर्कल हैज ओनली 16 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एकदम गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है सर, 16 नहीं होती क्या? भाई बहुत ज्यादा होती है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है एक सर्कल के केस में। ये सर्कल है हमारा, ठीक है। एक सर्कल के सेंटर से मैं जितनी चाहूं उतनी लाइन क्रॉस करवा सकता हूं, जितनी चाहूं उतनी लाइंस ऑफ सिमेट्री मैं क्रॉस करा सकता हूं। तो सिर्फ इसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। यहां पे इन्होंने बोला है कि 16 नहीं और भी ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं एक सर्कल के अंदर। कोई भी पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस से सेंटर से पास किया जा सकता है, हमेशा दो पार्ट इक्वल आएंगे। क्लियर है।
आगे बोला है अ 45 डिग्री 45 डिग्री एंड 90 डिग्री सेट स्क्वायर। ये आपके सामने एक सेट स्क्वायर होता है 45 डिग्री 90 डिग्री का सेट स्क्वायर होता है। एंड अ प्रोटेक्टर हैव द सेम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 45 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रायंगल मतलब सेट स्क्वायर देखूं तो ये आपका है 90 डिग्री ऊपर और 45 डिग्री के दो बेस एंगल, ठीक है। अब इसका मतलब अगर दो बेस एंगल इक्वल हैं तो यहाँ पे दो साइड्स इक्वल होंगी इस सेट स्क्वायर की, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। क्लियर है? ठीक है। आगे क्या बोला है? एंड अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या होता है? एक इस तरह का टूल जो कि हाफ सर्कल होता है, ठीक है, जिससे हम एंगल्स मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसमें भी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो वर्टिकल होती है, वो उसके सेंटर में से निकलेगी, ठीक है। तो दोनों में अगर आप देखें तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वो भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है। तो अब 45 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वायर एंड अ प्रोटेक्टर हैव द सेम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर है? बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर, ठीक है। ये ड्राइंग्स यहाँ से क्लियर कर देते हैं सो दैट हमें स्पेस मिल जाए आगे के क्वेश्चन समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया क्लियर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 58 में, इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ टू बाइसेक्टर्स ऑफ अ गिवन एंगल। अब देखो वर्ड बाइसेक्टर बोला है, बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल सेक्शंस में हम कोई एंगल को बांट सकते हैं। मान लो ये एंगल दिया है मुझे 90 डिग्री का एंगल, और इसको जब मैं एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा तो ये दो 45 डिग्री के एंगल बनेंगे, ठीक है। यहां पे हमें क्या बोला? इन्होंने हमें बोला है इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ टू बाइसेक्टर्स ऑफ अ गिवन एंगल। एंगल दिया है 90 डिग्री और इसके दो नहीं सिर्फ एक बाइसेक्टर होता है। बाइसेक्टर ही उसी को बोलते हैं, एक ऐसी लाइन जो दिए हुए एंगल को दो एंगल्स में बांट दे, दो एंगल्स में बांट दे, ना कि दो एंगल बाइसेक्टर बनाए। यहां पे दो एंगल बाइसेक्टर नहीं बनेंगे, टू इक्वल एंगल्स बनेंगे, और एक लाइन जो आएगी जो सेंटर में से निकलेगी उसको हम बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो बाइसेक्टर किसको कहते हैं, इक्वल एंगल्स किसको कहते हैं, ये पता होना चाहिए। एक बाइसेक्टर, ये लाइन जो है दिए हुए एंगल को दो इक्वल एंगल्स में बांट सकती है, दो बाइसेक्टर्स नहीं बन सकते, बाइसेक्टर तो एक ही बनेगा। इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ टू बाइसेक्टर्स ऑफ अ गिवन एंगल, फॉल्स स्टेटमेंट है, एकदम पॉसिबल नहीं है। बाइसेक्टर हमेशा एक ही बनेगा, क्योंकि जो एंगल दिया है उसको दो इक्वल पार्ट में बांटना है, तो जो लाइन निकलेगी वो एक ही निकलेगी, उसी लाइन को हम बाइसेक्टर बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, अ रेगुलर ऑक्टागन हैज 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब क्या बोल रहा है 59 में, अ रेगुलर ऑक्टागन। वर्ड रेगुलर का मतलब है तब यूज होगा जब सारी साइड इक्वल होती हैं, और ऑक्टा वर्ड का मतलब है 8 और गन का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स। तो जब 8 साइड होती हैं, एक रेगुलर ऑक्टागन 8 नंबर ऑफ साइड्स जिसमें हर साइड इक्वल है, उसकी 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, तो ये मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों स्टेटमेंट फॉल्स है, इसको ध्यान देना। जब भी कोई मुझे पॉलीगन दिया है, रेगुलर वर्ड अगर यूज कर दिया, ठीक है, और रेगुलर के आगे इन्होंने वर्ड बोल दिया, किसी भी पॉलीगन का नाम दे दिया, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलैटरल हो, वो मैं कहूँगा पेंटागन हो या हेक्सागन हो, ठीक है, या वो सेप्टागन हो, या वो ऑक्टागन हो, या वो नोनागन हो, या वो डेकागन हो, कुछ भी गन हो, ठीक है। तो अगर वो रेगुलर है मतलब हर साइड इक्वल है, n नंबर ऑफ साइड्स है अगर, तो n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स, तो उसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हैं वो भी उसी के बराबर बनती हैं जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं। यहाँ पे 8 साइड का फिगर है, 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं होंगी, 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, इसलिए ये स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 59 में फॉल्स बोलूंगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। 60 में कह रहा है इन्फिनाइटली मैनी परपेंडिकुलर्स कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन रे। कोई रे दी है आपको, ठीक है, तो चलिए ये स्पेस में मैं आपको समझाता हूँ। मुझे ये रे दी है और इस रे में
यहाँ पे ये बोल रहा है रे किसको बोलते हैं सबसे पहले, तो जिसमें एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट मैं कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो इन्फिनाइटली मैनी परपेंडिकुलर्स, जितनी चाहूँ उतनी मैं परपेंडिकुलर्स बना सकता हूँ एक रे के ऊपर। तो रे मतलब कितना भी एक्सटेंड हो सकता है, तो यस इन्फिनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हो सकते हैं, इसलिए मैं कहूँगा ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आगे बोला है इन्फिनाइटली मैनी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन रे। ठीक है, अब आपको मान लो ये रे दी है और ये फिक्स एक रे दे दी, ये रे है। ठीक है, इन्फिनाइटली मैनी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो एक ही बनेगा रे के लिए, जो रे दी है उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो वो इस पार्ट का इस पार्ट से इक्वल होगा, लेकिन बस सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, तो इन्फिनाइटली मैनी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन रे, मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 61 तक सारे क्वेश्चंस को फाइनली अटेम्प्ट कर लिया है। तो हमने ट्रू एंड फॉल्स इस वीडियो में देखा है ना, और क्वेश्चन नंबर 43 से हमने चालू किया था, फाइनली हम क्वेश्चन नंबर 61 तक सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स इस वीडियो में देखा। छोटी सी वीडियो थी, प्यारी सी, आप पूरे क्वेश्चंस वॉच उम्मीद करता हूं आपने किए होंगे। सर वीडियोस कहाँ अवेलेबल हैं, तो आपको सिंपल गूगल राजा के पास जाके टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जब आप वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो जब आप वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आप कोई भी वीडियो अपने घर बैठे देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही ये जो इंटरफेस ओपन होता है, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। ये एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको ऑप्शन मिलता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12। आप वॉच कर रहे हैं क्वेश्चंस एग्जाम्पलर के, तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस यहीं इसी ऑप्शन के हेडिंग के नीचे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारी टीचर्स आ जाएंगी जो 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक आपको एग्जाम्पलर्स अलग अलग वेरियस सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस जिन्होंने दिए हैं। ठीक है, अब आप हैं 6th क्लास में। ठीक है, तो आपको इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको मेरी फोटो को सर्च करना है। ठीक है, मेरी फोटो आपको यहाँ 3 जगह पे देखने को मिलेगी, 7th क्लास, 10th क्लास और आपका ये 6th क्लास। आप 6th क्लास में अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए वॉच नाउ क्लिक करिए, बाय अभिषेक कुमार चौहान सर। ठीक है, तो 6th मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जैसे ही आप वॉच नाउ क्लिक करते हैं तो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक, वो भी अरेंज्ड मैनर में, ठीक है, आपके सामने ओपन हो जाएंगे। देख रहे हैं आप क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फुल वीडियो कोर्स। इसके नीचे आपको कंप्लीट एक एक अरेंज्ड मैनर में एक एक टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक जोन से क्वेश्चंस आपको वॉच करने हैं, वहां पे नंबर ऑफ वीडियोस, जोन सा भी आप टॉपिक क्लिक करेंगे, जो भी लिंक आती हैं, ठीक है, उन लिंक पे क्लिक करने के बाद आप घर बैठे बैठे वीडियो आराम से वॉच कर सकते हैं। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह की कोई चार्जेस किसी को नहीं पे करने। ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आप अपने दोस्तों तक पास करिए, अपने रिलेटिव्स तक बताइए, जो भी आपके फ्रेंड्स जिनको ये नीड है उनको बताइए, शेयर करिए। ठीक है, लाइक करिए वीडियो को लाइक करना चाहिए क्योंकि टीचर का मोटिवेशन यहीं से आता है। और साथ ही में जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आप लोगों तक पहले वीडियोस पहुंचे और आप लोग तैयारी कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नए पार्ट में। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसको वॉच करना मत भूलिएगा। ठीक है, और आपसे उम्मीद करता हूं इसका पहले का भी पार्ट आपने पूरा वॉच किया होगा, बाद का पार्ट भी आप लोग वॉच करेंगे। चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नए पार्ट में, बाय।